हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए अब पढ़ते हैं रिस्पायरेशन का अगला टॉपिक जो है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। इसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स में रिस्पायरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि प्लांट्स को एनर्जी की ज़रूरत होती कि नहीं होती है। तो उसका आंसर है हाँ होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, तो एनिमल्स के जैसे उनको भी एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो एटीपी कहाँ से मिलेगी? वो एटीपी उनको मिलेगी रिस्पायरेशन से। ठीक है, रिस्पायरेशन से मिलेगी तो उसमें क्या होगा, प्लांट ऑक्सीजन लेंगे और CO2 बाहर निकालेंगे और अपनी एटीपी बनाएंगे। वो यही प्रोसेस था हमारा रिस्पायरेशन का। ठीक है, अब देखिए प्लांट्स और एनिमल के रिस्पायरेशन में डिफरेंस जो होता है वो किस किस एस्पेक्ट में होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस जो है वो है कि ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट परफॉर्म रिस्पायरेशन इंडिविजुअली। मतलब जो प्लांट्स में होता है वो सभी उसके पार्ट अलग अलग अपना रिस्पायरेशन करते हैं। मतलब रूट अपना अलग रिस्पायरेशन कर रही है, स्टेम अपना अलग रिस्पायरेशन कर रही है, उसकी पत्तियाँ अपना अलग रिस्पायरेशन कर रही हैं। जबकि एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल एज ए सिंगल यूनिट रिस्पायरेशन होती है। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता कि हाथ अपना अलग रिस्पायरेशन कर रहा है, पैर अपना अलग कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में सिंगल यूनिट में रिस्पायरेशन होता है, लेकिन प्लांट्स में रूट अपना अलग करती है, स्टेम अपना अलग करती है, पत्तियाँ अपना अलग करती हैं। देखिए इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि एनिमल्स में होता है अपना ब्लड का सप्लाई, और ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँच जाता है आसानी से ऑक्सीजन लेके। जबकि रूट्स में ऐसा ब्लड का सप्लाई तो होता नहीं है। तो जो प्लांट्स में, तो अगर रूट में रिस्पायरेशन होगा तो स्टेम तक पहुंचने में उसको टाइम लग जाएगा, अगर स्टेम में होगा तो लीव्स में पहुंचने में टाइम लग जाएगा, तो इतना उसका ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होता है। इसी की वजह से इन सब में सबका अलग अलग अपना अपना रिस्पायरेशन करते हैं और अपनी अपनी एटीपी बनाते हैं लोग। ठीक है, दूसरा डिफरेंस है देयर इज़ ए लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। प्लांट्स में क्या होता है कि जो रिस्पायरेटरी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन और CO2, इनका ट्रांसपोर्ट बहुत थोड़ा होता है, बहुत कम ट्रैवल कर पाती हैं ये। जबकि एनिमल्स में क्या होता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे अगर किसी के पैर के अंगूठे में भी CO2 रिलीज हो रहा है तो वहाँ से ब्लड से होते हुए वो लंग्स तक आ जाता है, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और फिर तीसरा डिफरेंस है रिस्पायरेशन अकर्स एट अ स्लो रेट इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिस्पायरेशन की रेट भी स्लो होती है। ऑब्वियस सी बात है, जिसका ट्रांसपोर्ट धीमे होगा उसका सारे काम धीमे होंगे, तो प्लांट्स में रिस्पायरेशन की रेट भी स्लो होती है, और जबकि एनिमल्स में फास्टर रेट्स पे रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, फिर हमारे मन में सवाल आता है कि प्लांट्स ऑक्सीजन कैसे पाते हैं अपने रिस्पायरेशन के लिए? उनकी फोटो चाहिए होगा, उनको ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो वो उनको कहाँ से मिलता है? तो सिंपल सी बात है, जहाँ से हमको मिलता है, इन्वायरमेंट से मिलता है। ठीक है, हम लेते हैं सांस, हमको चाहिए होता है ब्रीदिंग, लेकिन प्लांट्स तो ऐसे, उनके पास लंग्स तो होता नहीं है सांस लेने के लिए, तो वो करते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि आपका एक मेम्ब्रेन है, इसकी इधर ऑक्सीजन है, इसकी इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर से इधर ऑक्सीजन जब आ जाती है उसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूजन मतलब होता है कि जिधर ज़्यादा ऑक्सीजन है और कम वाले की तरफ चली जाए तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। ये ऑक्सीजन नहीं, किसी भी चीज़ के लिए, पानी भी डिफ्यूज़ करता है, कोई भी गैस होती है डिफ्यूजन के थ्रू ट्रैवल करती हैं एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन के अलॉन्ग। ठीक है, तो डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है? रूट्स में भी होता है, स्टेम्स में भी होता है और लीव्स में भी होता है। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट है, ड्यू टू दियर लार्ज सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू दियर वॉल्यूम। इसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि प्लांट्स की जो सरफेस एरिया होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें पत्ते होते हैं, हर पत्ते का दोनों तरफ का सरफेस एरिया जोड़ लीजिए, फिर तने का सरफेस एरिया, डाल का सरफेस एरिया, सब मिला के उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है उनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा उनको डिफ्यूजन करने में आसानी होगी, इसलिए उनको आसानी रहती है डिफ्यूजन करने में। ठीक है, तो अब रिस्पायरेशन इन प्लांट्स का पहला टॉपिक है रिस्पायरेशन इन रूट्स। मतलब जड़ों में रिस्पायरेशन कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, जड़ों को हवा कहाँ से मिलती है? ठीक, तो अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो जड़ों के जो मतलब जो मिट्टी के सॉइल के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, उसी स्पेस में जड़ें रहती हैं, पौधों की जड़ें फैली रहती हैं, और उसी स्पेस में आपका ऑक्सीजन भी रहती है, एयर भी रहती है उसी मिट्टी के स्पेसेस में। ठीक है, तो जो रूट से छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं जिन्हें रूट हेयर बोलते हैं, कभी आप कोई जड़ उखाड़े होंगे तो मेन जड़ के अलावा छोटे छोटी पतली पतली आपको हल्की पतली जड़ें मिली होंगी, उन्हें रूट हेयर्स बोलते हैं। रूट हेयर जो होते हैं वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते हैं और उनका वहाँ पे डिफ्यूजन होता है, फिर वो वहाँ से ऑक्सीजन जड़ों में जाता है। ठीक है, तो इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, वहाँ प्रेजेंट रहती है, वो रूट ले लेती हैं डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, रूट हेयर क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट, मतलब रूट की जो एपिडर्मल सेल होती हैं उसी का एक्सटेंशन होता है रूट हेयर। और दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर इन द सॉइल, वो कॉन्टैक्ट में रहती हैं जो मिट्टी में हवा रहती है उसके, एंड टेक्स O2 एंड रिलीज CO2, वो ऑक्सीजन ले लेती हैं और CO2 फिर अपना बाहर निकाल लेती है। ठीक है, अब देखिए इसका एक खास एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट हो जो बहुत देर तक पानी में डूबा रहे, बहुत ज़्यादा दिनों तक पानी में डूबा रहे, तो वो मर सकता है। क्यों मर सकता है?
क्योंकि देखिए पूरा अगर मिट्टी में पूरा पानी हमने डाल दिया तो यहाँ की जो हवा होगी सारी हवा निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, हवा बचेगी नहीं। तो जो रूट्स हैं उसकी प्लांट्स की वो फिर हवा ले नहीं पाएंगी, रिस्पायरेशन कर नहीं पाएंगी और वो मर जाएंगे। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब देखते हैं दूसरा रिस्पायरेशन इन स्टेम्स, मतलब जो तने होते हैं उसमें रिस्पायरेशन कैसे होता है। ठीक है, उसमें भी दो टाइप का हो गया अपना। एक तो अपने जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, हरे हरे पौधे होते हैं जिनका तना भी हरा होता है। ठीक है, जैसे घास टाइप के पौधे हो गए या फिर छोटी छोटी झाड़ियाँ हो गई जिनका तना भी हरा होता है। जब तना भी उनका हरा होगा तो आपने पढ़ा था कि हरी हरी पत्तियों में होता है आपका स्टोमेटा, जहाँ से वो CO2 लेता था फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो इनमें होता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा एक छेद ही होता है, टीनी पोर्स होते हैं, तो इसमें से आराम से गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। आपका O2 वहाँ से प्लांट ले लेगा और CO2 बाहर निकाल देगा। लेकिन जो बड़े बड़े पौधे होते हैं या फिर जो पेड़ होते हैं जिनका तना बहुत कठोर होता है, उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके अंदर तो स्टोमेटा होता नहीं है, तना उनका कठोर सा है। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है स्पेशल एक पार्ट जिसे लेंटिकल्स बोलते हैं। अब इस लेंटिकल्स का क्या मतलब होता है, इन देयर बार्क, मतलब जो उसकी आउटर कवरिंग होती है, जो पौधे की छाल होती है जिसे पेड़ की छाल बोलते हैं, उसमें लेंटिकल्स होते हैं। लेंटिकल्स कुछ नहीं होते हैं, वो होते हैं कुछ ऐसे एरिया, मतलब पूरी छाल में कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे सेल्स लूजली पैक्ड होती हैं। मतलब नॉर्मली तो एकदम सेल टाइटली पैक है पूरी, ऐसे ऐसे करके उसमें स्पेस नहीं है। कुछ एरिया उसी में ऐसा होगा जहाँ सेल लूजली पैक होंगी। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, जब सेल लूजली पैक होंगी तो वहाँ से एक गैसेस का एक्सचेंज आसान हो जाता है। तो जो बिग प्लांट्स या फिर ट्रीज़ होते हैं वो कैसे करते हैं, वो लेंटिकल्स के थ्रू अपना ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, फिर अगला आ जाता है कि अब देखते हैं कि पत्तियों में कैसे होता है रिस्पायरेशन। तो देखिए पत्तियों में तो सबसे आसान है क्योंकि उसके पास स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा मतलब टाइनी पोर्स हुआ करते थे, छोटे छोटे छेद हुआ करते थे पत्तियों में। स्टोमेटा में से आराम से ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए लेकिन एक खास बात और है कि पत्तियों में फोटोसिंथेसिस भी होती थी। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, इसमें CO2 प्लांट लेता था और ऑक्सीजन बाहर निकालता था, जबकि रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो बड़ी मुसीबत आ जाती है समझने में कि यार कब रिस्पायरेशन हो रहा है, कब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए दिन में क्या होता है, रिस्पायरेशन जो होता है वो आपका दिन में और रात में दोनों टाइम में हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसके लिए आपको सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने कहीं नहीं कहा रिस्पायरेशन में कि हमको सनलाइट चाहिए, तो और इसको चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो दिन में भी रहती है हवा में, रात में भी रहती है। तो ये तो आपका दोनों टाइम हो सकता है। जबकि फोटोसिंथेसिस जो है वो केवल और केवल दिन में हो सकता है क्योंकि रात में आपको सनलाइट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखिए दिन में क्या होता है इसको समझते हैं। तो दिन में क्या होता है, पौधों में रिस्पायरेशन भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी होती है। रिस्पायरेशन क्या करता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है और CO2 बाहर छोड़ता है। फोटोसिंथेसिस क्या करती है, CO2 अंदर लेती है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ती है। अब देखिए इसका बैलेंस कुछ ऐसा बनाया है नेचर ने कि जितना CO2 ये छोड़ता है रिस्पायरेशन में दिन में, वो सारा फोटोसिंथेसिस के लिए सेल ले लेती है। वो सारा फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट की लीव्स वापस ले लेती हैं। मतलब जितना भी CO2 छोड़ा उतना इन्होंने वापस ले लिया, प्लस एक्स्ट्रा CO2 एयर में से और ले लेते हैं ये लोग अपने अंदर पत्तियाँ। लेकिन जो ये फोटोसिंथेसिस में जो O2 रिलीज होता है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा होता है कि उसमें से कुछ तो रिस्पायरेशन के लिए पत्तियाँ ले लेंगे वापस, लेकिन फिर भी और ऑक्सीजन बच जाता है जो कि एयर में रिलीज हो जाता है, जो हम ह्यूमंस यूज करते हैं। ठीक है, देखिए समझते हैं, एकदम आसान है समझना कि देखिए जितना एक थोड़ा सा CO2 छोड़ रहा है रिस्पायरेशन में, उसको भी ले लिया इसने, और जो एक्स्ट्रा CO2 भी इसको लेना पड़ा इन्वायरमेंट से। तो जो एक्स्ट्रा CO2 वाला जो ऑक्सीजन बचता है अपने पास, वो हम ह्यूमंस के पास आ जाता है। और जितना इसने इससे CO2 लिया था उतना अगर जो उस हिस्से वाला O2 ये फिर से वापस ले लेता है। ठीक है, तो नेट क्या होता है, नेट दिन में क्या होता है कि ऑक्सीजन निकलती है पौधों से और CO2 पौधे लेते हैं। ठीक है, लेकिन रात में नज़ारा कुछ बदल जाता है। रात का सिस्टम ये हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस तो रात को होती नहीं है, तो ऑक्सीजन कोई रिलीज होती नहीं है। ऑक्सीजन कोई रिलीज नहीं हुई और आपका रिस्पायरेशन होगा, तो रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट से ले लेता है पौधा और रिलीज करता है CO2। तो ऑक्सीजन तो सारी ले लेगा ये और रिलीज करेगा CO2। इसलिए रात में क्या होता है, रात में पौधे CO2 रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा हमारा फार्मूला निकल जाता है कि प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इन डे बट CO2 एट नाइट। इसलिए कोई लोग मना करते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में पेड़ भी CO2 निकालता है और हम भी CO2 निकालते हैं, और दिन में क्या होता है कि पेड़ ऑक्सीजन निकालता है। ठीक है, अपना अगला टॉपिक है रिस्पायरेशन इन एनिमल्स, जो कि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक इसको रिवाइज करिए। थैंक यू।